हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉजिकल गेसिंग। ठीक है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2019 और 2020 के पेपर को डाल दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप अपने ट्रिक्स और लॉजिकल गेसिंग के जरिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड्स। देखिए, दिक्कत ये आती है, उस वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताया था कि जब हम पहले क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक को एक सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करते हैं, तो सबसे बेस्ट वे होता है ट्रिक सीखने का या फिर लॉजिकल गेसिंग सीखने का। वो होता है कि आप यूपीएससी के पास के पेपर को निकालिए और उसे ट्रिक्स के जरिए और उसे लॉजिकल गेसिंग के जरिए पहले से लेकर के 100 क्वेश्चन तक को एक सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए। तो बेसिकली आप प्रॉपर तरीके से लॉजिकल गेसिंग को लगाना सीखेंगे। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2018 के पेपर के साथ में। ये सेट ए है जो बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। इन द फर्स्ट लोकसभा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था इन द ऑपोजिशन में, वो स्वतंत्र पार्टी था। अब मुझे पता नहीं है स्वतंत्र पार्टी था कि कोई और पार्टी था, मुझे मान लीजिए कोई आइडिया नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ठीक है, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया था 1969 में। अब मुझे पता है कि नहीं पता है, ये भी पता नहीं है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इन द लोकसभा if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition। ठीक है। अगर आपने लक्ष्मीकांत भी बेसिकली पढ़ा है ना, तो आपको पता होगा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, 1/10। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए लोकसभा में हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए, तो जो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ होगा उसके 10%। ठीक है, जो उस लोकसभा में जो आपके ऑपोजिशन पार्टी के जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगा उसका जो लीडर है उसके हिसाब से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं बेसिकली। तो 10% क्राइटेरिया होता है। तो 10% भी अगर लोकसभा का एग्जाम्पल लूँ, अभी करंटली स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का दैट इज 545। ठीक है, तो उसका 10% करीबन 55 के आसपास हो रहा है, 75 कहीं नहीं होगा। तो आप थर्ड को जैसे एलिमिनेट करते, ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाता है बी, दैट इज 2 ओनली। प्लस दूसरा ये बात भी आपको बताया था मैंने पहले पार्ट में कि कहीं पे भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिखे तो ये आपको मान करके चलना है कि नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। यूपीएससी का आदत है नेगेटिव स्टेटमेंट जानबूझ करके देता है और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी में रॉन्ग हुआ है, ये बात मान करके चलिएगा। आप अगर यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन हर साल नेगेटिव क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। नेगेटिव क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे तो एक कोई स्टेटमेंट के रूप में आपको नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। और यूपीएससी में अगर 10 क्वेश्चन नेगेटिव आ रहा है तो उसमें 8 हमेशा रॉन्ग होता है। कोई भी साल का पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे दिया है कि इफ अ पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, उसके लीडर्स जो है कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यहाँ पे एक तो डज नॉट दिया है, यहाँ पे कैन नॉट दिया है, यहाँ पे 75 मेंबर्स दिया है। एक ही स्टेटमेंट में तीन तीन फैक्ट घुसा करके दे दिया यूपीएससी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अगर आपको नहीं भी पढ़ा है आपने, तो भी ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। ठीक है। तो थर्ड को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2 ओनली। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थोड़ा न्यूज में भी कवर रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो यूपीएससी ने पूछा था कि लोकसभा में अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ये स्टेटमेंट राइट है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था आपका 1969 में, 1969 में उसे रिकॉग्नाइज किया गया था, बट उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1977 में। तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत बार कवर होते रहता है। तो ये रिकॉग्नाइज हुआ था 1969 में, राइट है। एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 1977 में। और ये जो पहला स्टेटमेंट है इन द फर्स्ट लोकसभा, ये इजी था। अगर किसी इंसान ने पोस्ट कॉन्सोलिडेशन इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ी है तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है, क्योंकि आपको पता था ये स्वतंत्र पार्टी नहीं होता है, वो सीपीआई था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसे 16 सीट मिला था शायद उस टाइम पे, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था इन द ऑपोजिशन में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने जो पॉलिटी का वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी में जब आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी एज अ सीक्वेंस के रूप में, पॉलिटी एज अ पूरा प्रॉपर तरीके से आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपने पोस्ट कॉन्सोलिडेशन इंडिया भी उसे कवर किया है, साथ में गवर्नेंस के क्वेश्चन भी आपने कवर किया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको पॉलिटी वाला चंक पूरा प्रॉपर तरीके से कवर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। दूसरा यूपीएससी ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ऑकर्ड इन द डिजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। ठीक है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। देखिए, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अगर थोड़े आपको ऐसा लग रहा है कि जनरल तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। आंख बंद करके आपको ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है, बात आपको पता होना चाहिए। इसमें यूपीएससी ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन जो है वो डिजर्ट एरिया में ऑकर करता है ताकि वाटर लॉस नहीं हो बेसिकली। ठीक है,
तो हार्ड एंड वैक्सी लीव, ठीक है, पढ़ के लगेगा कि वैक्सी लीव जो है उसका बेसिकली पर्पस भी यही होता है। वैक्सी लीव जो है वो बेसिकली वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कैसे? इवापोरेशन के जरिए, ये बात पता है आपको, थ्रू इवापोरेशन बेसिकली प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। टाइनी लीव्स भी होगा, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, पता ही होगा आपको, ये राजस्थान में आप देखेंगे ये कैक्टस वैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, होता ही उनके पास में थॉर्न ये सब इसीलिए ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, इनहिबिट कर सके, ठीक है। तो पढ़ेंगे आपको तीनों स्टेटमेंट पढ़ करके एक वो जनरल वाइब आएगा। और मैंने आपको बताया हमेशा कि आपको वाइब पहचाना बैठ करके, कोई भी स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको पॉजिटिव वाइब आ रहा है या नेगेटिव वाइब आ रहा है। अगर स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको थोड़ा भी पॉजिटिव वाइब आ रहा है, स्टेटमेंट में आंख बंद करके मार्क कीजिएगा, आपका आंसर राइट निकलेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर डी है, 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स राइट है। तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स भी होगा, टाइनी लीव्स भी होगा, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है ये राइट है इसमें। थर्ड, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि एज पर द एनएसएसओ 70th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पता नहीं मुझे ये क्या यूपीएससी ने पूछा है एनएसएसओ के बारे में, कोई आइडिया नहीं है मान लीजिए आपको, फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होते। पहला स्टेटमेंट दिया है राजस्थान इज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड। अब पता नहीं राजस्थान का होता है कि नहीं होता है। दूसरा यूपीएससी ने पूछा कि आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज। यार अब थोड़ा सा आप पढ़ेंगे सेकंड स्टेटमेंट में, आपको लगेगा कि लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज। ओबीसी के बारे में स्पेसिफिकली यूपीएससी को कब से इंटरेस्ट हो गया जानने के लिए कि कोई स्टेटमेंट में यूपीएससी जानबूझ करके ऐसे दे दे रहा है कि ओबीसी के लिए ही 60% है। अचानक से तो एग्जामिनर ऐसा फ्रेम नहीं कर सकता है ना, ठीक है, आपको पढ़ करके डाउट होगा कि इसमें कुछ गड़बड़ होने की चांसेस है। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, आप एक बार देखिए यहाँ पे थर्ड में दिया यूपीएससी ने, इन केरला अ लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये केरला में 60% जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनका इनकम का जो सोर्स है वो मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी की जगह से सोर्सेज है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगा। देखिए यहाँ सेकंड में अ लिटिल ओवर 60%, थर्ड में भी अ लिटिल ओवर 60%, इसका मतलब 2 और 3, ये जो सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है, दोनों में से एक स्टेटमेंट तो राइट है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। यूपीएससी का आदत है, आप खोल करके खुद से एनालाइज कीजिए पास्ट ईयर पेपर्स तो आपको समझ में आएगा। यूपीएससी जानबूझ करके ना दो सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स देगा आपको। जैसे इसमें ए लिटिल ओवर 60% दे दिया, थर्ड में भी लिटिल ओवर 60% दे दिया। मतलब जब जो पेपर सेटर है, जब उसने वो पेपर बेसिकली सेट कर रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि अच्छा 60% वाला क्राइटेरिया तो है, ठीक है, इतना तो है, बट ये किसमें है ये नहीं पता। तो कहने का ये मतलब है कि ये लिटिल ओवर 60% अगर आपको देखने को मिला सेकंड में और थर्ड में भी देखने को मिला लिटिल ओवर 60% ऐसा कुछ, तो दोनों में से एक आपका राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी कि ठीक है यार, केरला की जब हम बात करते हैं वहां पे लिटरेसी रेट ऐसे भी हाई है, तो ऐसा चांसेस बहुत हाई है कि वहां पे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इनकम एग्रीकल्चर को छोड़ करके अदर सोर्सेज से भी आता होगा। तो आपको लगेगा कि थर्ड स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और सेकंड स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इसी के साथ आप थर्ड को राइट करते हो, 2 को एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है सी, 1 एंड 3 ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से आप मार्क करते थर्ड राइट है तो 2 यहाँ पे जाता, और यहाँ पे आपको पता है कि आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज, ये जो है जनरली ये रॉन्ग है, तो आप 2 को एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 1 एंड 3 ओनली। अब इसमें राजस्थान जो है उसका हाईएस्ट परसेंटेज शेयर है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का कि नहीं पता नहीं मुझे, तो फिर भी इसमें आंसर है कि राजस्थान का है। सेकंड में यूपी आता है, ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लिख सकते हैं कहीं पे, अगले बार यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना उसी से ही मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यही सब रिपीट होकर के अलग तरीके से यूपीएससी पूछ लेता है। तो जितने भी पास्ट के क्वेश्चंस है उससे बहुत डीपली आपको पढ़ना, एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, मतलब ये आपका 2 गया तो सी हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। जो जो चीजें हैं ये सब बैठ करके लिखिएगा कि ये सिमिलर स्टेटमेंट्स जो है लिटिल ओवर 6%, ये सब सिमिलर स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट राइट होता है एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ये सब आपको काम आएगा। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब देखने को मिलेगा बेसिकली आपको, तो ये सब पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली डिफरेंस पूछा है, तो इसमें दिया है कि जो एनजीटी है उसे स्टैब्लिश किया गया एक एक्ट के जरिए, वेरएस जो सीपीसीबी जो है उसे क्रिएट किया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है, ऐसे भी जितने भी एक्ट्स हैं, चाहे एनजीटी हो, सीपीसीबी हो, या फिर आपके इन्वायरमेंट की जितने भी एक्ट्स है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है, वो सारे एक्ट्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में एक्ट से ही क्वेश्चन आता है। और एनजीटी तो यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। एनजीटी तो अभी इस साल न्यूज में है, हर साल न्यूज में रहता है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया एनजीटी के अंदर में, आप पढ़ेंगे सीएक्यूएम का, दैट इज द सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का जो नया बेसिकली एक कमिटी बनेगा,
वो बहुत ज़्यादा समय से न्यूज़ में कवर हो रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एनजीटी जो है, बेसिकली एनजीटी जो है उसे एक एक्ट के जरिए स्टैब्लिश किया गया था, दैट वाज द एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। तो एनजीटी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एनजीटी जो होता है वो आपका बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करता है। सीपीसी जो होता है सिविल प्रोसीजर कोड, वो फॉलो नहीं करता है एनजीटी। तो एनजीटी इज नॉट बाउंड बाय द सीपीसी एक्ट जो है आपका 1908 का, उससे बाउंड नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करता है। और सीपीसीबी जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सीपीसीबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है किस एक्ट के अंदर में, वो है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। बट एक चीज आपको सीपीसीबी के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, कि सीपीसीबी को जो पावर और फंक्शन मिलता है वो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 के अंदर में कवर है। और सीपीसीबी जो है वो उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के अंदर में। तो ये एनजीटी और सीपीसीबी दोनों आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और दोनों को एक्ट के जरिए स्टैब्लिश किया गया है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है ना कि सीपीसीबी जो है उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिएट किया गया, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वैसे भी सेम स्टेटमेंट में दो दो फैक्ट दिए हैं, तो 99% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये एकदम अपने जहन में आप जहन में घुसा लीजिएगा इस बात को। ये एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, पहला इस स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी यहां पे हो गया। फिर वेयर एज द सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाफ और मतलब 1/2 इंटू 1/2 1/4, मतलब स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। समझ में आया आपको? तो कहने का ये मतलब है कि पहला स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता होता, पर पता है कि सिंगल स्टेटमेंट में दो दो फैक्ट दिए हैं, तो वो स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यूपीएससी सिंगल स्टेटमेंट में अगर दो दो फैक्ट रहता है ना, तो क्या करता है कि बहुत बार स्टेटमेंट्स को स्वैप कर देता है, बहुत बार स्टेटमेंट को जानबूझ करके रॉन्ग वे में डिजाइन करता है। तो पहला स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा पढ़ेंगे, आपको थोड़ा जनरल वाइब आएगा कि एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, ठीक है, और हेल्प करते हैं रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, ठीक है। तभी तो नॉर्मल सा बात है, ट्रिब्यूनल बनाया क्यों जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों है, ताकि हायर कोर्ट्स पे जो ऑलरेडी वो बर्डन और ज्यादा ओवर बर्डन नहीं किया जाए उनको केसेस के थ्रू, ठीक है। लिटिगेशन जो है वो लोअर लेवल पे ही हैंडल कर लिया जाए, हाई लेवल पे ज्यादा बर्डन नहीं हो, बेसिकली इसी पर्पज के लिए तो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है अलग से। और दूसरा अगर आप पढ़ेंगे, सीपीसीबी जो है उसका काम है बेसिकली क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम वेल्स, ये सब ये अनसर्न जो फालतू के, मतलब आप पढ़ने से आपको लग जाएगा ज्ञान दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। पढ़ करके जनरल वाइब आएगी। 56 बार मैंने आपको बताया है कि वाइब पहचानना है, तो यहाँ पे आप पहचानेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेसिकली दोस्तों, यूपीएससी ने पूछा था ये बेसिकली आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिया है पार्लियामेंट जो है प्लेस कर सकता है, ठीक है, कोई भी लॉ को इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो यहाँ पे कैन दिया हुआ है, प्लस मैंने आपको बताया कैन में ये सब का राइट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। तो कैन प्लेस, ठीक है यार, अभी नहीं करता हो बाद में कर दे, तो पढ़ करके जनरल वाइब आएगा, ठीक है। कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपको पता ही होगा कि 9th शेड्यूल जो है बेसिकली उसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत में ऐड किया गया था। और लैंड रिफॉर्म्स के सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी के इशू के साथ में 9th शेड्यूल डील करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा दिया है कि जो वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय, देखिए कैन नॉट, वापस नेगेटिव स्टेटमेंट, मैंने अभी आपको बोला नेगेटिव स्टेटमेंट यूपीएससी में रॉन्ग होता है, मान करके चलना है ये बात, ठीक है। कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता, एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। एक और नेगेटिव आ गया, नो जजमेंट, मतलब एक तो कैन नॉट भी दे दिया, साथ साथ यूपीएससी बोला ये ले एक और नो फेंक देता हूं, इसे मार्क कर दे कि ये रॉन्ग है। तो कहने का ये मतलब है कि नेगेटिव स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो 2 आपका गलत हो जाएगा और 1 आपका राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट ट्रिक के क्वेश्चन ये सब, ठीक है। जो वैलिडिटी होता है प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, गलत है, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। और नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ कानून के वो क्या कहते हैं उसे, कि कानून के दरिए में आती है, यही कहते हैं ना, ठीक है। तो फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये बेसिकली आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट में। तो अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, बट उस टाइम पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कवर था। विजन आईएएस की अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ा होता तो उसमें भी कवर था मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। तो बेसिकली ये इजी क्वेश्चन था, ये बेसिकली ये चार्ज होता है, ठीक है, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। तो अब ये उतना रेलेवेंट नहीं है, बस जस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए था इसके बारे में। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज और आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। याद रखिएगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये जो न्यूक्लियर आजकल यूपीएससी अगर आप देखेंगे
न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। न्यूक्लियर एरिया जो है आपका, जितने भी ट्रीटीज आप पढ़ते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी वाला, वाजिनार एग्रीमेंट हो गया, या फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो गया, आईएईए के बारे में, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सब के कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो ये सब के बारे में यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है पूछने के लिए। तो एक ही ईयर के पेपर में यूपीएससी ने एनएसजी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था, आईएईए के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे कि हर साल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये चंक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी वाला। तो यूपीएससी ने पूछा था कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में बताना है आपको कि क्या क्या बेसिकली कंसिक्वेंसेज होंगे अगर कंट्री एनएसजी का मेंबर बन जाता है। तो इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा कि एनएसजी का बेसिकली पर्पस ही यही है कि अगर कोई इंडिया मान लीजिए कल को एनएसजी का मेंबर बनता है, तो इंडिया को अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को इंडिया इंपोर्ट कर पाएगा, बेसिकली यही होगा। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एनपीटी। महावाहियात, ऐसे भी कहीं पे भी यूपीएससी में अगर ऑटोमेटिकली वर्ड आता है तो ये मान करके चलिए, यूपीएससी में कुछ कुछ वर्ड्स है जो यूपीएससी जानबूझ करके फ्रेम करता है और वो यूपीएससी में एक्सट्रीम होने के कारण वो वर्ड्स रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे स्टीडली हो गया, ड्रास्टिकली हो गया, इनॉर्मसली हो गया। आप बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा ये सब चीज़ों के बारे में, जो ट्रिक्स के वीडियोस आपने यूट्यूब में और देखे होंगे तो उन्होंने भी कवर किया ये सब चीज़ें। ठीक है, इनॉर्मसली वर्ड, उसके बाद में ड्रास्टिकली वर्ड, स्टीडली वर्ड, ऑटोमेटिकली, तो ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स है। तो जैसे ही आप देखेंगे ऑटोमेटिकली टू स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा वन, दैट इज इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में, रीजन भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनपीटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चंक। देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसका नाम क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन, पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसके अंदर 3 बेसिक पॉइंट्स थे कि जो कंट्रीज है, ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी कंट्री ने न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बना करके रखा है, ठीक है, तो वो कंट्री और ज्यादा उसे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, और ज्यादा उसे बढ़ाएगा नहीं, स्प्रेड नहीं करेगा। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके के प्रोलिफरेशन की बात की गई थी, एक था हॉरिजॉन्टल और एक था वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या था कि जो P5 नेशंस है, दैट इज द न्यूक्लियर 5 नेशंस, जो 5 देश है जिनके पास में न्यूक्लियर एनर्जी है, उस टाइम के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि एनपीटी ट्रीटी आपका 1967 में आया था। तो उस टाइम पे जो P5 कंट्रीज थे, जैसे यूएसए, चाइना, जिसके पास में रशिया हो गया, जिसके पास में बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, तो वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो अपने तक ही रखेंगे और ज़्यादा वो बढ़ाएंगे नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को। तो वर्टिकली प्रोलिफरेशन के बारे में मना किया गया था और हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन के बारे में मना किया गया था। इसका मतलब कि ये 5 को छोड़ करके और कोई देश अपने पास में न्यूक्लियर वेपन्स या फिर न्यूक्लियर मिसाइल बना करके नहीं रख सकता है। तो ये एनपीटी ट्रीटी कहा गया था। तो ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि यार बस 5 देश ही क्यों न्यूक्लियर मिसाइल अपने पास में रखेगा, बाकी लोगों को न्यूक्लियर मिसाइल रखने के लिए क्यों मना किया गया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन और वर्टिकल प्रोलिफरेशन की बात की गई थी कि 5 P5 N5 को छोड़ करके और कोई देश नहीं रखेगा। और वर्टिकल प्रोलिफरेशन मतलब ये कि उनके पास में मान लीजिए 100 न्यूक्लियर मिसाइल है जो P5 नेशंस है, तो वो उसे और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये नहीं कि 100 के बदले 110 कर दिए, 120 कर लिए, जितना है उतना ही करेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, एनपीटी ट्रीटी में ये कहा गया था कि जो P5 नेशंस के पास में जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उसे वो डिसआर्मामेंट के बारे में कहा गया था कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तीसरा ये कहा गया था कि ये जो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी ये सब कुछ यूज करेंगे उसका सिविल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए और पीसफुल यूज होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट बेसिकली कवर किया गया था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो P5 नेशंस है उन्होंने कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, अपने वेपन्स को रखे रहे। तो इसी तरीके से फिर वो एनपीटी ट्रीटी आप देखेंगे कि उसका कोई अस्तित्व रहता नहीं अल्टीमेटली। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में क्या है, इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का बहुत डेस्परेटली मेंबर बनना चाहता है। इंडिया चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनना, बट इंडिया को चाइना बनने नहीं दे रहा मेंबर। रीजन बीइंग, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर में एक कंडीशन है कि वही कंट्रीज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं जिन्होंने एनपीटी ट्रीटी साइन किया था। बट इंडिया ने एनपीटी ट्रीटी को साइन कभी नहीं किया है। इंडिया एनपीटी ट्रीटी को इसलिए साइन नहीं करा है क्योंकि एनपीटी ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटिंग है। रीजन बीइंग, अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया बोल रहा है यार क्यों बस 5 देशी न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे, हम लोग भी तो करेंगे। ठीक है, क्यों डिसआर्मामेंट वो लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो ये सब पॉइंट्स इंडिया रेज करता है, इसलिए इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। और इंडिया एनपीटी को साइन नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं बन पा रहा है। और एनएसजी में ये साफ दिया गया है कि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी को साइन करना होगा। तो ये इशू ऑटोमेटिकली घूम करके आ रहा है। एनएसजी का मेंबर बनने का क्या फायदा है कि एनएसजी का मेंबर बनने के बाद क्या होगा, इंडिया बेसिकली एक्सपोर्ट कर पाएगा, बेसिकली इंपोर्ट कर पाएगा यूरेनियम, ये सब अच्छे अच्छे यूरेनियम ये सब को इंपोर्ट कर पाएगा और सिविल पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर पाएगा। तो इंडिया एनर्जी का मेंबर बनना चाहता है, इंडिया को एनर्जी का मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा है।
वैसे एक वाजिनार एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चाइना मेंबर नहीं है। चाइना चाहता है वाजिनार एग्रीमेंट का मेंबर बनना, बट इंडिया उसे वाजिनार एग्रीमेंट का मेंबर बनने नहीं दे रहा है। तो ये सब चलते रहती है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्योंकि जनरली कहीं पे आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे इसे। मैं देखूंगा इसके ऊपर में कुछ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं और वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये बेसिकली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर में क्वेश्चन आया था कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये एक ट्रिक क्वेश्चन, लॉजिकल गेसिंग का क्वेश्चन है। यूपीएससी कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट देता है ना कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इसके अंदर में, या फिर ये इसके अंदर में फॉल करता है, या फिर ये चीज इस एक्ट के अंदर में आती है, या फिर ये चीज इसके अंदर में आता है, हमेशा वो रॉन्ग होता है, जानबूझकर कुछ और होता है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है इसे फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट यूपीएससी ने दे दिया, इसे इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब ये है कि फैक्ट जनरली यूपीएससी में रॉन्ग होते हैं। कहीं पे भी कुछ फैक्ट है तो आपको ये अपने जहन में डाल लीजिए कि वहां पे आपको चौकन्ना हो जाना है। ये फैक्ट यूपीएससी में रॉन्ग होता है, और ये आप पास के पेपर इवेलुएट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इट इज इंट्रोड्यूस अंडर दिस थिंग, ये इस एक्ट के अंदर में आता है, ये चीज इस बॉडी के अंदर में कवर है, ये चीज इस मिनिस्ट्री के अंदर में कवर है। एक यूपीएससी को मिनिस्ट्री को स्वैप करने में अलग ही इंटरेस्ट है, जानबूझ करके जो मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं रहेगा जबरदस्ती डाल देगा ये इस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर डाल देगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो यूपीएससी का ये समय से चलते आ रहा है आदत, तो पता होना चाहिए। तो पहला फाइनेंस एक्ट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि इक्वलाइजेशन लेवी डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इक्वलाइजेशन लेवी एक आपका डायरेक्ट टैक्स है, 6% लगता है बेसिकली एडवर्टीजमेंट, मतलब कोई भी जो इक्वलाइजेशन लेवी बेसिकली आपका डिजिटल कंपनीज पे लगता है, जो ई कॉमर्स कंपनीज होते हैं उसके ऊपर लगता है, गूगल टैक्स भी कहते हैं इसे। तो बेसिकली वो अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं ऐसे कोई कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का, तो उसके ऊपर 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, ये बात पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और यूपीएससी का जनरली एक यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करता है जिसमें पहला स्टेटमेंट जो होता है ना वो आप देखेंगे कि कोई एक्ट से रिलेटेड रहेगा जो रॉन्ग होगा, और दूसरा आपका जनरल स्टेटमेंट होगा जो राइट होगा। तो इसमें दिया है नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डीटीए। तो ठीक है, पढ़ करके आपको थोड़ा जनरल स्टेटमेंट लगेगा भी, और आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है स्टेटमेंट राइट है। Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the DTA। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं बताता हूँ। नॉन टैक्स एंटिटीज, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन द होम कंट्री अंडर द DTA। ठीक, उसके बाद में यूपीएससी ने एक एफआरबीएम एक्ट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जो एफआरबीएम रिव्यू रिपोर्ट है, कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60% का फॉर द जनरल गवर्नमेंट बाई 2023 तक, कंप्राइजिंग 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे मान लीजिए नहीं पता है, ठीक है, जनरली एफआरबीएम सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2 साल में एक क्वेश्चन एफआरबीएम के ऊपर है। यूपीएससी ने 2022 के पेपर में भी एफआरबीएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, 2021 के पेपर में पूछा था, फिर 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो एफआरबीएम के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाल दिया है, उसे डैम श्योर देखिएगा एफआरबीएम। उसके अलावा फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनके सिंह कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए जब आप एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मुझे पता नहीं है पहला स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये भी मुझे नहीं पता है कि 21% है कि 49% है। अब तीसरा अगर आप पढ़ेंगे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू द लेटर। तो ये आप लक्ष्मीकांत बुक में अगर आपने पढ़ा होगा वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, तो उसमें आपने फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ा होगा, तो उसमें 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। तो उसमें वन ऑफ द पॉइंट यही है, ठीक है, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लोन लेना है तो लोन लेने से पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 293 में भी कवर है अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ा था। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ करके आपको समझ में आ गया कि थर्ड स्टेटमेंट राइट है कि ये मैंडेटरी है स्टेट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना फॉर रेजिंग एनी लोन, ठीक है। अगर पहले से स्टेट गवर्नमेंट का कोई कर्जा है उसके बाद भी उसे लोन लेना है तो जाकर के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये थर्ड आपको पता है कि थर्ड राइट है। तो जैसे ही आप थर्ड मार्क करेंगे तो आपको पता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपको बताया था अगर आपको याद है तो, ठीक है, कि यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो सारे के सारे क्वेश्चंस राइट नहीं होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा।
ऑल ऑफ दी अबव भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन ने ठेका लेकर के रखा है उसका। तो वहां पे आप बेसिकली देखेंगे कि वहां पे ऑल ऑफ दी अबव का राइट होने का प्रोबेबिलिटी सुपर हाई। मतलब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में, हर जगह कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है, मतलब हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिस्टेक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 को हटाना। मेरे लिए तीन ही ऑप्शन रहता, मुझे पता है कि तीनों की तीनों राइट नहीं होंगे, मतलब तीन में से कोई एक ही राइट होने वाला है, समझ में आया। तो कहने का वही मतलब है, अब मैं तीन में से देखता कि कौन राइट है, अब मुझे पता है कि थर्ड तो राइट है, इसका मतलब मैं ए को भी हटा था। अब मुझे समझ में आ गया, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। तो अब ये दोनों में आपको गैस करना होगा कि कौन सा राइट है या कौन सा रॉन्ग है। अगर आपने एफआरबी में ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो में 60% मेंटेन करके रखना है बाय द ईयर 2023 तक, और जिसमें 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 20% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो ये जनरली आपको डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में पता होना ही चाहिए था, ठीक है, एफआरबी मैक के बारे में। और वैसे भी एफआरबी मैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एफआरबी मैक के जितने भी रिकमेंडेशंस है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स है कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग को बेसिकली 0% तक करना है, और फिजिकल डेफिसिट को हम लोग को शायद 3% कर करके एवरी ईयर रिड्यूस करना है बाय द ईयर 2024-2025। तो ये सब जो कुछ कुछ टारगेट्स है एफआरबीएम के, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट का क्या टारगेट है, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या टारगेट है। और एफआरबीएम में एक एस्केप क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कोरोना वायरस जैसा, तो उस केस में कुछ कुछ रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एस्केप क्लॉज के बारे में। तो ये एफआरबीएम एक्ट के साथ में हुआ। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो क्वांटिटी इंपोर्टेड एडिबल ऑयल का इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। एक यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट एरिया है एडिबल ऑयल, हर साल एडिबल ऑयल के ऊपर में क्वेश्चन आता है। तो ये सब पोर्शन पिकअप करके पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। आप खोल करके देखिए, एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि सबसे ज्यादा हम लोग एडिबल ऑयल कौन से देश के साथ में इंपोर्ट करते हैं। इसका आंसर यूपीएससी ने इंडोनेशिया या फिर मलेशिया में से कोई एक कंट्री दिया था। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं ना, उसे डीपली पढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, तो इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि जो क्वांटिटी है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल का इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, कि एडिबल ऑयल को हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं एडिबल ऑयल को, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया से करते हैं। एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि मलेशिया के साथ में हमने ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है, ठीक है। तो जब हम लोग एडिबल ऑयल को बेसिकली इंपोर्ट करते हैं तो कुछ कुछ हम लोग को बेनिफिट्स मिल जाता है जब हम लोग बेसिकली मलेशिया के साथ में एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। एडिबल ऑयल के बारे में और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होना चाहिए तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे आपको पता चल गया राइट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नमेंट डज नॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट, अलर्ट हो जाना है। अभी मैंने बताया नेगेटिव स्टेटमेंट का राइट होने का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यूपीएससी में। 10 में से अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये 10 ही क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन चल रहा है। 10 क्वेश्चन में से अभी तक हमने जितना नेगेटिव स्टेटमेंट देखा है सबके सब रॉन्ग है, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या क्या कह रहा हूँ। तो डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। यार एक जगह नॉट यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ऑल दे दिया, एनी दे दिया, कि कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सारे के सारे इंपोर्टेड एडिबल ऑयल में। मतलब पढ़ के समझ में आ जाएगा महावाहियात स्टेटमेंट है, इससे भद्दा स्टेटमेंट यूपीएससी कभी फ्रेम नहीं कर सकता था। तो 2 को आप जैसे एलिमिनेट करेंगे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 1 ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। अब एडिबल ऑयल के बारे में कुछ कुछ चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है, अगर एडिबल ऑयल के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा थर्ड सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एडिबल ऑयल के टर्म्स में सबसे ज्यादा इंडिया कंज्यूम करता है 3rd नंबर पे। और प्रोड्यूस जो ऑयल सीड्स को प्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें इंडिया 4th नंबर पे है। तो मैंने इसे 4P3C करके याद रखा था कि 4P मतलब 4th सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का, और 3C मतलब 3rd सबसे बड़ा कंज्यूमर है आपका एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया मलेशिया और इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मलेशिया के साथ में हमने ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट भी साइन करके रखा है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि एडिबल ऑयल में सबसे ज्यादा जो ऑयल है जो इंडिया कंज्यूम करता है और सबसे ज्यादा ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है दैट इज द पाल्म ऑयल। और जो अलग अलग तरीके के एडिबल ऑयल वो आपके सोयाबीन ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गए। बट एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में पेंडिंग है आने वाले टाइम पे यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है कि एडिबल ऑयल में सबसे ज्यादा हम लोग कौन से ऑयल को कंज्यूम करते हैं या फिर सबसे ज्यादा कौन से ऑयल को हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो पाल्म ऑयल है, ठीक है। अब लोकेशन भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा ऑयल कहाँ पे मिलता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल और ये आपका सोयाबीन ऑयल ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक करते हैं क्योंकि फिर वीडियो के लेंथ को बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है।
तो इसके बाकी क्वेश्चंस को फिर हम लोग दूसरे वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स वाले वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत लेंदी वे में बना रहा हूँ वीडियो, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, मैं शॉर्ट में करके बना दूंगा, जिसमें मैं बेसिकली आपको बस ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रहा है, और मूव कर जाएंगे हम लोग। बट मैं जानबूझ करके क्वेश्चन आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, ताकि आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग बेसिकली पास्ट ईयर पेपर को इवैल्यूएट करते टाइम शायद अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो, तो आप इसी में नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो आप मुझे देख करके बताइएगा जरूर आपको कैसे लग रहे हैं, और कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स के नोट्स वोट्स है और मेरे कुछ कुछ नोट्स है जो मैंने बनाए थे, वो मैं व्योधम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से जा करके आप बेसिकली जितने भी नोट्स ये सब है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ठीक है, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।